नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में अपने देश में स्थित बंदरगाहों को देखेंगे। हम बंदरगाहों को कैसे ग्रीन बना सकते हैं, स्वच्छ और सतत विकास के लिए कैसे अग्रणी दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं जहाज रानी का ग्रीन टर्न और भारत कैसे इसमें तैयार है। समुद्री व्यापार जरूरी है, लेकिन इसका पर्यावरण पर भी असर बहुत बड़ा पड़ता है। समझिए, हरित सागर पहल के जरिए भारत बंदरगाहों का विकास जलवायु संरक्षण के साथ कैसे कर रहा है। मतलब जलवायु को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को बिना प्रभावित किए हम बंदरगाहों का विकास कैसे कर रहे हैं, इसको देखते हैं। मौजूदा दौर में 90% से ज्यादा वैश्विक व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। यही वजह है कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 3% हिस्सा अकेले शिपिंग उद्योग का है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन ने जहाजरानी क्षेत्र के लिए नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसी के बाद समुद्री व्यापार में अग्रणी राष्ट्र इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आर्थिक विकास जलवायु संरक्षण को एक साथ कैसे हासिल किया जाए। भारतीय बंदरगाह मात्रा के हिसाब से लगभग 95% और मूल्य के हिसाब से 70% व्यापार संभालते हैं। भारत ने अपनी ब्लू इकोनॉमी को टिकाऊ बनाने के लिए 2023 में हरित सागर दिशा निर्देश जारी किया। कब जारी किया गया ये दिशा निर्देश हरित सागर 2023 में? इसमें बंदरगाहों के विकास को पंचामृत लक्ष्यों के अनुरूप बनाया गया, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित 5 प्रतिबद्धताओं पर जोर देते हैं। समुद्री अमृतकाल विजन 2047, समुद्री भारत विजन 2030 के अंतर्गत इस पर काम किया जा रहा है। हरित सागर भारत के प्रमुख बंदरगाहों के लिए ऊर्जा दक्षता, जलवायु अनुकूल क्षमता को अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से ढालने का रास्ता बनाता है। आगे देखते हैं ग्लोबल नेट जीरो शिपिंग की सीमाएं क्या-क्या हैं। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की संशोधित ग्रीन हाउस गैस रणनीति 2023 में अंतरराष्ट्रीय परिवहन से होने वाले उत्सर्जन को 2050 तक या उसके आसपास कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसमें 2008 के स्तर की तुलना में 2030 तक कम से कम 20% की कमी, लक्ष्य कितना है 3%, लेकिन 20% की कमी, और 2040 तक कम से कम 70% की कमी, लक्ष्य कितना रखा गया है 80% का आह्वान किया गया है। इसके जवाब में सिंगापुर के समुद्री और बंदरगाह प्राधिकरण ने 2030 तक अपने कुल बंदरगाह उत्सर्जन में 60% की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। इतना ही नहीं, वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ाने के लिए सिंगापुर ने अमोनिया बंकरिंग की शुरुआत की। इसके अलावा रॉटरडैम सिंगापुर ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर यह सुनिश्चित करता है कि अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां 2030 तक इस प्रमुख व्यापार मार्ग पर उत्सर्जन में 20 से 30% कमी लाएंगी। सिंगापुर के विपरीत उभरती अर्थव्यवस्थाओं और लघु उद्योग विकासशील देशों के सामने चुनौती बड़ी है। उन्हें वित्त तक सीमित पहुंच, संरचनात्मक मुद्दे, तकनीकी चुनौतियां, सक्षमता की कमी और बुनियादी ढांचे की तैयारी जैसी महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे देशों में बड़े समुद्री लक्ष्यों को पूरा करने के चक्कर में अक्सर छोटे बंदरगाहों की अनदेखी कर दी जाती है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में वैकल्पिक ईंधनों को तेजी से अपनाने की क्षमता के बावजूद सुरक्षा और ईंधन भरने के संबंधी नियमों में हो रहे बदलाव उनकी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। इसके अलावा यह मुश्किल ये है कि ज्यादातर हरित हाइड्रोजन और मेथेनॉल परियोजनाएं अभी शुरुआती और प्रायोगिक चरण में हैं। इन्हें बड़े पैमाने पर लागू करने में काफी समय लग सकता है। भारत के सामने दोहरी चुनौती है, अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना, साथ ही अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन में अपनी भूमिका भी निभानी है। ऐसे में भारत हरित बंदरगाह ढांचे के माध्यम से स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसे हासिल करने के लिए भारत के हरित सागर प्रयासों को केवल दिशा निर्देशों तक सीमित न रहकर ठोस काम करना होगा। इसके लिए स्थानीय व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण आवश्यकताओं जैसे घटकों पर भी ध्यान देना होगा। चुनौती का मुकाबला कैसे करें तो भारतीय बंदरगाह चुनौतियों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। हरित सागर परियोजनाओं के समग्र दृष्टिकोण में बंदरगाह के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान देने वाली सभी गतिविधियों को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें मॉल की हैंडलिंग और भंडारण, जहाज संचालन, लॉजिस्टिक सेवाएं और भीतरी इलाकों की कनेक्टिविटी शामिल है। यह ढांचा उन्मूलन, न्यूनीकरण, नियंत्रण मॉडल का पालन
करता है। ये बंदरगाह के आसपास के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों और तटीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में काम करता है। स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बदलाव और सर्कुलर इकोनॉमी। हरित सागर परियोजना बंदरगाहों को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उपकरणों और वाहनों के नवीनीकरण पर जोर दिया गया। लंगर डालकर खड़े जहाजों को तटवर्ती विद्युत आपूर्ति के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा संचालन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बंदरगाहों को वर्ष 2030 तक प्रति टन माल पर कार्बन उत्सर्जन में 30% और 2047 तक 70% की कमी करनी होगी। इसके साथ ही नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना होगा। नया मंगलोर बंदरगाह पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है। मंगलोर बंदरगाह जो है, नया मंगलोर बंदरगाह जो है बना हुआ है, वो पूरी तरह से कैसा संचालित है? सौर ऊर्जा से संचालित होता है। यह ढांचा बंदरगाहों को संचालन और सुव्यवस्थित करने, निष्क्रिय समय और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कहता है। अभी अगर इसी तरह सारे बंदरगाहों को सौर ऊर्जा से संचालित बना दिया जाए तो भारत बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी कर सकता है। भारतीय बंदरगाहों में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करना। हरित सागर परियोजना बंदरगाहों को भविष्य के ईंधनों के लिए तैयार कर रही है। इसके तहत भारत के राष्ट्रीय मिशन के अनुरूप हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया, हरित मेथेनॉल पर काम हो रहा है। बंदरगाहों से अपेक्षा की जाती है कि वे 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल 60% से ज्यादा और 2047 तक 90% तक बढ़ाएं। उदाहरण के लिए दीनदयाल बंदरगाह 20 मेगावाट सौर और पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना बना रहा है। कितना? दीनदयाल उपाध्याय जो बंदरगाह है वो 20 मेगावाट सौर और पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना बना रहा है। विशाखापत्तनम में 10 मेगावाट सौर ऊर्जा, बीओ चिदम्बरम बंदरगाह और न्यू मंगलोर बंदरगाह अपने नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों का विस्तार कर रहे हैं। बीओसी स्ट्रीट लाइट और इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग के लिए भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना शुरू की। किसने शुरू किया? बीओसी ने स्ट्रीट लाइट और इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग के लिए भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना शुरू की और एक ग्रीन मेथेनॉल बंकरिंग सुविधा स्थापित करने की योजना बना रहा है। बंदरगाह में एलईडी लाइटनिंग, ग्रीन बिल्डिंग, विद्युतीकृत रेल लिंक, संसाधन दक्षता में सुधार के लिए तटवर्ती बिजली योजनाओं को लागू किया जा रहा है। आगे देखते हैं बंदरगाहों पर जल प्रदूषण और जैव विविधता का प्रबंधन। हरित सागर योजना में बंदरगाहों को तट रेखा आसपास के समुदायों का अभिन्न अंग माना जाता है। इसीलिए इसमें मैंग्रोव के संरक्षण, वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने, अपशिष्ट जल भराव और गिट्टी जल का जिम्मेदारी पूर्वक प्रबंधन करने पर ध्यान दिया जाता है। संसाधनों की बर्बादी रोकने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसमें वर्ष 2030 तक प्रति टन माल ढुलाई में ताजे पानी के उपयोग को 20% कम करना, सभी अपशिष्ट जल की रिसाइकलिंग, जैव विविधता को मजबूत करने के लिए हरित आवरण को 20% से ज्यादा बढ़ाना शामिल है। जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम बंदरगाह का निर्माण करना। हरित सागर में जलवायु संबंधी जोखिमों से निपटने के लिए बंदरगाहों की तैयारी पर जोर दिया गया। इसके लिए स्थानीय कमजोरियों का नियत आकलन करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, समुद्र स्तर में समृद्ध चक्रवात, बाढ़ और तटीय कटाव जैसी चुनौतियों के लिए योजना बनाना आवश्यक है। गोवा स्थित मुर्मुगांव बंदरगाह को हरित श्रेय योजना के तहत भारत का पहला हरित बंदरगाह घोषित किया गया है। भारत का हरित बंदरगाह किसे घोषित किया गया है? गोवा का जो मुर्मुगांव बंदरगाह है उसको भारत का पहला हरित बंदरगाह घोषित किया गया है। ये आपका एक जीके का फैक्ट भी है, याद रखिएगा इसको। बंदरगाह स्वच्छ परिवहन, अधिक टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एक आदर्श रूप में वैश्विक पर्यावरण जहाज सूचकांक में सूचीबद्ध है। हरित बंदरगाह प्रणालियों में शासन और पारदर्शिता कैसी होनी चाहिए? पर्यावरण संरक्षण के नाम पर धोखाधड़ी को रोकने, दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बंदरगाह संचालन की नियमित निगरानी, रिपोर्टिंग पर जोर दिया गया है। हरित सागर कार्बन क्रेडिट उत्सर्जित करने को प्रोत्साहित करता है। इतना ही नहीं, स्वच्छ ईंधन या तटवर्ती बिजली का उपयोग करने वाले जहाजों के लिए प्राथमिकता के आधार पर लंगर डालने या बंदरगाह शुल्क में छोटे जैसे प्रोत्साहन प्रस्तावित करता है। इसके तहत स्वच्छ ईंधन या इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग करने वाले निजी संचालकों, सार्वजनिक निजी भागीदारी ट्रक बेड़ों को भी मान्यता दी है। भारत की ब्लू इकोनॉमी को ग्रीन पोर्ट से जोड़ना कैसे जोड़ा जाएगा?
इनमें कोई शक नहीं कि ब्लू इकोनॉमी में रोजगार, आय उत्पन्न करने की क्षमता होती है, लेकिन स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना जहाजरानी, बंदरगाहों, मत्स्य पालन, तटीय पर्यटन के अनियंत्रित विकास से सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हो सकता है। दुनिया का सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? समुद्र है, महासागर है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। स्थानीय और आदिवासी समुदायों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसे में हरित सागर को पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन को स्थानीय आकांक्षाओं और जमीनी हकीकतों से जोड़ना होगा। बीओसी बंदरगाह ने स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर मैंग्रोव संरक्षण का काम शुरू कर दिया है। भारत के हरित बंदरगाह परिवर्तन को लागू करना। भारत एक प्रमुख समुद्री राष्ट्र है। भारत पूरी दुनिया के सामने उदाहरण पेश कर सकता है। भारत जो है, ये पूरी तरह जो भारत बना हुआ है, तो नीचे वाला ये गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल के नीचे वाला जो हिस्सा है, ये पूरी तरह समुद्र से घिरा हुआ। इधर बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, तो ये पूरा समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है। काफी क्षेत्र भारत का समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसीलिए बंदरगाह भारत के लिए, हरित बंदरगाह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जहाजरानी को कैसे पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकता है? हरित सागर दिशा निर्देशों को धीरे धीरे देश भर के सभी बंदरगाहों पर लागू किया जा सकता है। भारत अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं और छोटे विकासशील देशों के साथ अपने अनुभव साझा कर सकता है, जिससे उन्हें भी विभिन्न परिस्थितियों में हरित बंदरगाह परिवर्तन को अपनाने और लागू करने में मदद मिलेगी। हरित सागर विजन को साकार करने के लिए सभी हितधारकों को चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाना होगा। निगरानी अधिक पारदर्शी, सुसंगत होनी चाहिए। हरित वित्त को बढ़ावा देना होगा। इन पहलों के लिए हर स्तर पर स्थानीय समुदायों की भागीदारी जरूरी है। आईएमओ, G20, ब्रिक्स जैसे मंच निष्पक्ष समुद्री जलवायु नीतियों को ज्यादा समर्थन दे सकते हैं। अगर हरित सागर दिशा निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो भारत की हरित बंदरगाह यात्रा वैश्विक स्तर पर यह प्रदर्शित कर सकती है कि आर्थिक विकास और स्थिरता के साथ काम साथ साथ चल सकता है। अब आगे कुछ बंदरगाहों को देखते हैं। तो पहले भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह को देखते हैं। पश्चिमी तट के तो जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये जो राज्य है, इसमें कौन कौन से बंदरगाह हैं, ये देखते हैं। कांडला बंदरगाह, जिसको दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं, कहाँ पे है? गुजरात में है। ये एक ज्वारीय बंदरगाह भी है। कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। मुद्रा, ये गुजरात में है, भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये महाराष्ट्र में है। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है। मरमा गांव कहाँ पे है? गोवा में है। न्यू मंगलोर कर्नाटक में बंदरगाह है। और कोचीन, कोचीन कहाँ है? केरल में है। पश्चिमी तट पर बंदरगाहों की संख्या अधिक है और यहाँ व्यापार सबसे ज्यादा होता है। जहाँ बंदरगाह सबसे ज्यादा रहेंगे, वहीं व्यापार भी सबसे ज्यादा होगा। आगे देखते हैं पूर्वी तट पर स्थित कुछ बंदरगाह कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो पहला है कोलकाता हल्दिया पोर्ट, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। पारादीप जो बंदरगाह है, कहाँ है? उड़ीसा में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। और सबसे गहरा बंदरगाह भी यही है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम का बंदरगाह है। अगला बंदरगाह है काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई तमिलनाडु में है। एन्नोर, एन्नोर को ही क्या कहा जाता है? काम कामरा जार पोर्ट भी कहा जाता है, तमिलनाडु में है ये। तूतीकुड़ी, वी.ओ. चिदम्बरम, ये भी तमिलनाडु में है। अब कौन कौन से प्राकृतिक बंदरगाह हैं, उसको हम देखते हैं। पश्चिमी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन 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 से हैं? कांडला दीनदयाल, जिसे ज्वारीय पोर्ट कहा जाता है, तो ये गुजरात में है, प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में, प्राकृतिक बंदरगाह। मरमा गांव गोवा, प्राकृतिक बंदरगाह। कोच्चि केरल, प्राकृतिक बंदरगाह। पूर्वी तट पर विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है, ये आंध्र प्रदेश में, ये भी सॉरी प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम है। कृत्रिम बंदरगाह देखते हैं। कृत्रिम बंदरगाह पश्चिमी तट पर जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है महाराष्ट्र में, ये कृत्रिम बंदरगाह है। मुंद्रा जो गुजरात में है, ये भी कृत्रिम बंदरगाह है। न्यू मंगलूर कर्नाटक में कृत्रिम बंदरगाह है। ये पूर्वी तट पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह। चेन्नई तमिलनाडु में, पारादीप उड़ीसा में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, एन्नौर तमिलनाडु में और तूतीकोड़ी तमिलनाडु में, ये सब कैसे बंदरगाह हैं? कृत्रिम बंदरगाह हैं।
कृत्रिम बंदरगाह हैं। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में ये भी कृत्रिम बंदरगाह हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।